हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं इकोनॉमिक लॉ के रिवीजन लेक्चर्स लेके आने वाला हूँ, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने थोड़ा सोचा है कि मैं थोड़ा सा एक्सटेंसिवली समझाने वाला हूँ आपको, क्योंकि रिवीजन लेक्चर छोटे छोटे ऑलमोस्ट सबने डाले हुए हैं। मैं थोड़ा सा एक्सटेंसिवली समझाऊंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी रीड कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए अच्छे से चैप्टर की क्या चैप्टर कहना चाह रहा है और अच्छे से आपकी रीडिंग हो जाए। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दूं, जो चैप्टर का नाम है वो है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, यानी ऐसी ट्रांजैक्शंस जो बेनामी प्रॉपर्टी की हो रही है उनको प्रोहिबिट करता है। ये प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट, इनका डिफरेंस समझ लीजिए सबसे पहले तो आप। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देना, मतलब अलाउ कर देना, लेकिन किसी कंडीशंस पहले कुछ पे कंडीशन इम्पोज कर देना। मतलब कुछ चीज़ें हैं आप कर सकते हैं बट सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। और प्रोहिबिशन है मतलब किसी भी हालत में आप कर ही नहीं सकते हैं। तो एक्ट बनाया ही इसलिए गया है कि बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में बेनामी प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन्स को नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला पेज है इंट्रोडक्शन पार्ट। ऐसा कुछ पढ़ने लायक खास किस्म कुछ है नहीं, सिर्फ बेनामी का मतलब दिया गया। बेनामी का मतलब होता है विदाउट अ नेम, जिसका कोई नाम ना हो, पर्शियन वर्ड है ये। और बेनामी का मतलब ये भी होता है कि प्रॉक्सी लगाना, यानी कि कोई है नई चीज़ लेकिन उसको झूठ से बताना कि हाँ वो है, एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद ये जो तीन दो पैराग्राफ है इसमें फालतू की बातें लिखी हैं। इंट्रोडक्शन सिर्फ एक चैप्टर को ओवरव्यू देने के लिए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं एग्जाम के लिए, तो स्किप कर दीजिए। उसके बाद ये भी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बट एक बार रीड कर दीजिएगा कि क्यों बेनामी ट्रांजेक्शन लोग करते हैं अपने टैक्स बचाने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, अपनी इनकम को छुपाने के लिए, अपने नेटवर्थ को मैनिपुलेट करने के लिए, अपनी इनकम को एक्सटेंसिवली ग्रो करने के लिए। सो दीज आर ऑल द रीजंस व्हाई पीपल गो इनटू बेनामी ट्रांजैक्शंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज पे भी कुछ ज़्यादा नहीं है पढ़ने लायक, सिर्फ ये बताया गया है कि बेनामी प्रोहिबिशन का अमेंडमेंट एक्ट भी आया था। अमेंडमेंट में भी यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है वो पनिशमेंट के बारे में लिखी गई है, कि जो पनिशमेंट है उसे चेंज किया गया था। पनिशमेंट अब हो गई है 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। और उसके अलावा इम्प्रिजनमेंट का भी चेंज किया गया है कि आप इम्प्रिजनमेंट हो सकती है आपको 1 ईयर से लेकर 7 ईयर्स। ये भी दोबारा दिया गया है, तो वहाँ पर भी एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद मोटिव बिहाइंड द इनैक्टमेंट, क्यों आया था ये एक्ट, ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा कि बेनामी ट्रांजैक्शन को प्रोहिबिट करना। सबसे पहला तो कि बेनामी ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई बेनामी ट्रांजैक्शन पहले से हो गई है उसको रिकवर करना है, यानी उसमें जो बेनामी ट्रांजैक्शन जो हुई है उसमें जो भी मनी का लेन देन हुआ है या वो जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हुई है उसको रिकवर कर लेगी सरकार। और थर्ड चीज़ है, जो भी मैटर इनकरेक्टेड दे रहे थे, मतलब उसके अलावा अगर बेनामी प्रॉपर्टी के अराउंड कोई और भी ऑफेंस हुआ है या कोई और भी ट्रांजेक्शन हुई हैं तो उनको भी कवर करके गवर्नमेंट जो है अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी। उसके बाद कहा गया है कि प्रिलिमिनरी, यानी यहाँ से एक्ट आपका शुरू होता है, पहले बताया गया पूरा इंडिया में अप्लाई होगा अपना ही, ऐसे जम्मू कश्मीर वाला कोई अलग से वो नहीं है प्रोविजन। उसके अलावा बात है डेफिनेशंस पे। डेफिनेशंस कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी बेकार है, लेकिन मैं रीड थ्रू सारी कर देता हूँ। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन 7 में है। एडमिनिस्ट्रेटर, इनकम टैक्स के जो ऑफिसर हैं उन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटर कहेंगे, वो हमारे एक्ट के फैसिलिटेटर रहेंगे, जो भी यहाँ पे काम होगा वो फैसिलिटेट करेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर। उसके अलावा अपेलेट ट्राइब्यूनल सेक्शन 30 में डिफाइन की गई है। अप्रूविंग अथॉरिटी, जो अप्रूव करेंगे यहाँ पे, वो इनकम टैक्स के जो एडिशनल कमिश्नर रहते हैं, जॉइंट कमिश्नर रहते हैं, ACJC, वहाँ पे वो करेंगे। अटैचमेंट का मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर बंधन लगा देना। बंधन लगा देना मतलब ना तो आप उसको ट्रांसफर कर पाएंगे ना कन्वर्ट कर पाएंगे। कन्वर्ट का मतलब है आपने उसको मॉर्गेज करा दिया, आपने उसको दे दिया और उसके बदले में आपने पैसे ले लिया लोन पे लेके। उसके डिस्पोजिशन, उसको आप वहाँ से हटा नहीं सकते। जैसे कोई अटैच्ड है कोई चीज़, मशीन कोई अटैच्ड है, उससे आप डिस्पोजिशन नहीं कर सकते। मूवमेंट, आप एक प्रीमाइसेस से लेके दूसरी प्रीमाइसेस पे नहीं जा सकते प्रॉपर्टी को। सो दीज आर ऑल थिंग्स कॉल्ड एज अटैचमेंट। उसके अथॉरिटी 17 में डिफाइन है। उसके बाद बैंकिंग कंपनी वही जो बैंकिंग एक्ट में डिफाइन है 1949 के। उसके बाद बात करें तो बेनामी प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बेनामी प्रॉपर्टी की भी और बेनामी ट्रांजैक्शंस की भी। तो बेनामी प्रॉपर्टी की तो इजी डेफिनेशन है, सीधा क्या गया, जो भी सब्जेक्ट मैटर है बेनामी ट्रांजैक्शन का, सब्जेक्ट मैटर जिसके अराउंड ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिस प्रॉपर्टी के अराउंड बेनामी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है ना उसका, तो वो हो जाती है बेनामी प्रॉपर्टी। और एंड उसके अलावा एक चीज़ और को कवर किया गया वो है इंक्लूड्स प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, मतलब उस प्रॉपर्टी के, अगर आपने उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके कोई और इनकम भी कमाया, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अ हाउस प्रॉपर्टी और आपने उसको रेंट पे देके उसका रेंटल इनकम कमाया, तो दैट रेंटल इनकम विल ऑल्सो टेंट अमाउंट टू बी बेनामी प्रॉपर्टी। उसके बाद बस ये डेफिनेशन यही समझाया गया है यहाँ पर, ऐसा कुछ खास नहीं है। ये थोड़ा सा एक केस लॉ है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होगी वाली बात। इस वाली जो केस लॉ है उस CIT वर्सेस दौलत राम, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है, यानी कि अगर ए है, एक बंदा ए है और एक बी है, तो बी जो बंदा है वो बेनामी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, बेनामी प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ए को ये बात पता चल गई। तो अगर ए ने जाके कंप्लेंट करी कि हाँ भैया बी जो है वो बेनामी ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो ये केस लॉ कहता है कि जो ए है उसको जो अगर ऐसा कह रहा है तो प्रूव करने का जो बर्डन है वो ए के ऊपर रहेगा। ए
को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ असल में ये जो ट्रांजेक्शन है ये बेनामी है, उसके बाद ही बी पे केस लगेगा, नहीं तो ऐसे बी पे आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद बेनामी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 4 ब्रांचेज़ हैं, 4 हिस्से हैं। जो 3 हिस्से हैं वो तो सिंपल से हैं, जो पहला हिस्सा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा है, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले जो 3 सिंपल हिस्से हैं ये मैं आपको रीड थ्रू कर देता हूँ। बेनामी ट्रांजेक्शन कहा जाएगी जो इन अ फिक्टिशियस नेम, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जो एक फिक्टिशियस नेम पे हो रही है। फॉर एग्जांपल एक बंदा प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, और जो सेल कर रहा है जिसके नाम पे, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स इज सेलिंग प्रॉपर्टी टू मिस्टर वाई, और मिस्टर वाई जो है वो फिक्टिशियस नाम है, मिस्टर वाई जैसा कोई बंदा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इन दी फिक्टिशियस नेम अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो वहाँ पर उस ट्रांजेक्शन को कहा जाएगा बेनामी। सेकेंड पार्ट जो है वो कहता है, आई मीन थर्ड, वेयर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज अनअवेयर और डिनाइज ओनरशिप, मतलब जो ओनर है यानी जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, फॉर यहाँ पे वही प्रीवियस एग्जांपल, एक्स ने वाई को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और जो वाई है वो अनअवेयर है। ऐसा एग्जांपल मैं आपको एक दे के बताता हूँ कि एक हाउस हेल्प है, मतलब एक बंदा है वो घर में काम करता है, और उनके जो मालिक है उन्होंने, क्योंकि उसको जानते हैं बहुत टाइम से वो काम कर रहा है 10-12 साल से, तो उसके ऊपर उनका एक अथॉरिटेटिव पावर है, तो उन्होंने उससे कहा कि आप यहाँ साइन कर दीजिए, तो उन्होंने कर दिया बीइंग अनअवेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो फिर अगर वो अनअवेयर है यानी कि जो हाउस हेल्प है वो अनअवेयर है, अगर उनके नाम पे आपने ट्रांजेक्शन कर दी, दैट इज विल ऑल्सो अमाउंट टू बेनामी ट्रांजेक्शन। और उसके इसमें एक चीज़ और गई है, और डिनाइज ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल आपके जो हाउस हेल्प है उन्होंने वही इन्वॉल्व थे ट्रांजेक्शन में, लेकिन एक डिफरेंस ये हो गया कि आपने उनको बताया था और आपने उनको शायद उनको भी कुछ कंसिडरेशन दे दिया, मतलब आपने उनको 1 लाख रुपए दे दिया और कहा कि चलिए आप साइन कर दीजिए, तो उन्होंने साइन कर दिए। बट जब बाद में कार्रवाई हुई तो वो डर गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ही डिनाइज हिज ओनरशिप, दैट आई डोंट नो अबाउट दिस प्रॉपर्टी एंड आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इन चीज़ों में फंस जाए। तो अगर उन्होंने डिनाई कर दिया अपनी ओनरशिप जो आपके हाउस हेल्प है, तो फिर वो ट्रांजेक्शन जो है जो उनके जो मालिक रहेगा उसके लिए वो बेनामी ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो जो फोर्थ पार्ट है वो कहता है वेयर द पर्सन प्रोवाइडिंग कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल और इज फिक्टिशियस, यानी कि जहाँ से कंसिडरेशन आ रही है, जिस पर्सन से कंसिडरेशन आ रही है वो ट्रेसेबल ही नहीं है, यानी कि अननोन सोर्सेज से पैसा आ रहा है, आप जिस पर्सन पैसा दे रहा है वो नहीं ट्रेसेबल है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो ओनर है, जो उसके नाम पे प्रॉपर्टी जा रही थी वो फिक्टिशियस था, यहाँ पर जो पैसे दे रहा है, जो कंसिडरेशन दे रहा है वो ट्रेसेबल है या फिक्टिशियस है फॉर दैट मैटर। उसके बाद अब हम करते हैं सबसे पहले पार्ट की बात। सबसे पहला पार्ट ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी है इस डेफिनेशन का, तो उसको हम रीड थ्रू यहाँ से कर लेते हैं पैराग्राफ से, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। बेनामी ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन और एन अरेंजमेंट। ट्रांजेक्शन मतलब 1-on-1 सिंपल ट्रांजेक्शन, और अरेंजमेंट मतलब 2 और 3 पार्टीज या मोर पार्टीज को इन्वॉल्व करके कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन बनाया गया है, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट बनाया गया है। वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू और इज हेल्ड बाय अ पर्सन, मतलब एक प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर की जा रही है, हेल्ड की जा रही है अ पर्सन, मतलब एक पर्सन मान लेते हैं हम ए, मिस्टर ए। उसके बाद एंड द कंसिडरेशन फॉर सच प्रॉपर्टी हैज बीन पेड बाय अनदर पर्सन, अब अनदर पर्सन मतलब मिस्टर बी। तो मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो तो ए के नाम पे हो रही है, मतलब मालिक ए बनेगा, लेकिन कंसिडरेशन कौन दे रहा है, कंसिडरेशन बी दे रहा है। एंड एक और चीज़ है, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसको सिंगुलरली नहीं देखेंगे, दोनों को इन म्यूचुअली देखेंगे। द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन, मतलब कि जो प्रॉपर्टी परचेज करी जा रही है वो बेनिफिट किसको देगी, ए के नाम तो आ रही है भले ही, लेकिन जो पैसे दे रहा है उसके बेनिफिट के लिए हो रही है, बी के लिए। तो इमीडिएट या तो इमीडिएट अभी के अभी, या फ्यूचर मतलब फ्यूचर में बेनिफिट आएगा बी को। जैसे हाउस हेल्प वाले एग्जाम्पल में वो हाउस हेल्प के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर ली, लेकिन बेनिफिट बाद में आएगा उसका, क्योंकि जब वो बेचेगा तभी उसका प्रॉफिट कमाएगा वो एज कैपिटल गेन। तो फ्यूचर बेनिफिट हो सकता है या इमीडिएट बेनिफिट हो सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब कि हाँ भाई बिल्कुल उसने रेंट पे दे दी प्रॉपर्टी परचेज करके और रेंट पे दे दी, अब डायरेक्टली जो रेंटल इनकम है वो अनदर पर्सन यानी मिस्टर बी को अगर आ रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट बेनिफिट होगा कि हाँ डायरेक्टली प्रॉपर्टी परचेज ए ने की थी और डायरेक्टली बी को बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू रेंटल इनकम्स। ये इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब कि उस प्रॉपर्टी को शायद कोई एंजॉय कर रहा हो इन एन इनडायरेक्ट वे। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रॉपर्टी ए ने परचेज की और बी ने उस प्रॉपर्टी को खुद यूज़ करना शुरू कर दिया और बहुत नॉमिनल रेंट दे रहा है वो ए को, तो दिस इज एन इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन। लाइक ऑन द फेस ऑफ इट तो नहीं दिख रहा है कि हाँ भाई बेनामी ट्रांजेक्शन है, बट इनडायरेक्टली वो बेनिफिट एंजॉय कर रहा है बाय पेइंग जस्ट नॉमिनल रेंट। उसके बाद यहाँ पर 4 एक्सेप्शंस दिए गए हैं, तो 4 में से पहला एक्सेप्शन है कि अगर कोई करता या मेंबर एच का परचेज कर रहा है और पूरी एच उसको यूज़ कर रही है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं माना जाएगा कि ट्रांजेक्शन बेनामी है। अब इसमें एक चीज़ कही गई है जो इंपॉर्टेंट है, वो है कि नॉन सोर्सेज, मतलब एच जो पे कर रहा है ना उसके नॉन सोर्सेज होने चाहिए, मतलब अगर अननोन सोर्सेज हैं तो फिर बेनामी ट्रांजेक्शन में कवर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन, मतलब कि जैसे कि ट्रस्ट और ट्रस्टी है, अगर ट्रस्टीज कुछ होल्ड कर रहे हैं इन द नेम ऑफ देमसेल्व्स जस्ट इन द फिड्यूशियरी कैपेसिटी ऑफ द ट्रस्ट, देन दैट विल आल्सो नॉट टेंट अमाउंट टू बेनामी ट्रांजैक्शन।
उसके बाद अगर कोई पर्सन है वो अपने स्पाउस या अपने चाइल्ड के नाम पे परचेज कर रहे हैं, और यहाँ पर भी एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नोन सोर्सेज होनी ज़रूरी है इंडिविजुअल की, यानी इंडिविजुअल जो पेमेंट कर रहे हैं वो अपनी स्पाउस या अपने चिल्ड्रन के नाम पे ले रहे हैं, लेकिन जो उनके सोर्सेज है वो नोन होने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होंगी तो वो बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। और जो लास्ट पार्ट है इस डेफिनेशन का, वो कहता है कि आप अपने ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट या लीनियर डिसेंडेंट के नाम पर भी ले सकते हैं, मतलब अपने भाई बहन या पोता पोती या फिर दादा दादी, इन सब के नाम पे भी ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ना जॉइंट ओनरशिप होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जॉइंट ओनरशिप भी ज़रूरी है, बाकी सब जगह क्या था, नॉन सोर्सेज होने चाहिए बस, जॉइंट ओनरशिप का कोई जिक्र नहीं था। बट यहाँ पर जॉइंट ओनरशिप भी होनी चाहिए, साथ में सोर्सेज जो है वो भी नोन होने चाहिए, तभी माना जाएगा कि बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है। यानी कि अगर इन 4 कंडीशन पे आप कवर हो गए तो फिर आप बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हो रही है और इन 4 में आप कवर नहीं हो तो मतलब वो ट्रांजेक्शन हो जाएगी बेनामी ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन और दिया गया है जो मैं आपको दिखा दूँ, वो इस एक्ट के अंदर नहीं दिया गया है, वो दूसरा एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882 का, उसके अंदर एक एक्सेप्शन दिया गया है, वो भी यहाँ कवर किया है क्योंकि ये भी एक रेलेवेंट चीज़ रहेगी हमारे बेनामी ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो यहाँ पर कहा गया है, सेक्शन 53A बात करता है इसके बारे में, तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली, जो कंसिडरेशन है उस प्रॉपर्टी की वो पे कर दी गई है, जिसको पोजेशन और जो पोजेशन है वो भी अलाउ कर दिया गया है, लेकिन जो पर्सन है जिसने पोजेशन, जिसको हु हैज़ ग्रांटेड पोजेशन, मतलब जिसने बेची है प्रॉपर्टी, कंटिन्यूज टू होल्ड ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब कंसिडरेशन तो पे हो गई है, पोजेशन भी दे दिया गया है, लेकिन ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं कर पाए, और स्टैम्प ड्यूटी हैज़ बीन पेड, मतलब रजिस्ट्री हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड हो गया, और स्टैम्प, मतलब एक ही बात है, जब रजिस्ट्री होती है तो स्टैम्प ड्यूटी पे हो ही जाती है, तो स्टैम्प ड्यूटी भी पे हो गई हो, रजिस्ट्री भी हो गई हो, और कंसिडरेशन भी पे हो गया हो, और पोजेशन भी दे दिया गया हो, लेकिन ओनरशिप नहीं हो पाई, मतलब कुछ डॉक्यूमेंटेशंस का ऊपर नीचे हुआ, तो बेचते हुए कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है, बेचते हुए अगर कोई इंटरिम पीरियड के लिए अगर वो ओनरशिप होल्ड कर लेते हैं, तो ऐसा उस इंटरिम पीरियड के लिए नहीं कहा गया है कि हाँ, कहा जाएगा कि हाँ जी ये बेनामी ट्रांजेक्शन हो गई, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी तो हो गया, कंसिडरेशन हो गया, लेकिन अभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो पाई, तो ये जो इंटरिम पीरियड के लिए है तो इसको भी एक्सक्लूड किया गया, नहीं तो ऐसे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे बेनामी के। चलिए, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स एक बार आप पढ़ लें तो बेटर होगा, क्योंकि इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी बेनामी क्या नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो इलीगल लगती है, बट हर इलीगल चीज़ बेनामी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो और एक्ट के अंदर इलीगल हो, बट बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट के अंदर इलीगल होने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। कंडीशंस कौन सी? ये वाली कंडीशंस, अगर ये वाली कंडीशंस हैं तो ही वो बेनामी माना जाएगा। तो एग्जाम्पल पहला है कि मिस्टर एक्स है, वो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उन्होंने 50 लाख का एक फ्लैट परचेज किया है अपने जॉइंट नेम पे ब्रदर के, लेकिन उन्होंने जो पेमेंट किया है वो एनआरई से किया है, मतलब यहाँ पे जो सोर्सेज है वो नॉन सोर्सेज हैं, जॉइंट ओनरशिप है, ब्रदर के नाम पे लिया गया है, तो ये बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है 50 लाख का एनआरआई ने परचेज किया फ्लैट, 45 लाख उन्होंने अकाउंट पे चेक से दिया है और बाकी कैश में दिया है। द रजिस्ट्री वाज डन ऑफ वैल्यू ऑफ 45 लाख विच वाज पेड बाय चेक। तो यहाँ पर क्या है, सिंस द प्रॉपर्टीज द नेम ऑफ मिस्टर एक्स एंड नॉट इन एनी अदर नेम, इट इज़ नॉट अ बेनामी ट्रांजेक्शन, मतलब आप कहेंगे कि यहाँ पे 5 लाख उन्होंने बाय कैश दिया है, और आप जानते हैं कि 20,000 से ज़्यादा आप अदर देन अकाउंट पे चेक से नहीं पे कर सकते, लेकिन ये हो रहा है, तो इट माइट साउंड रॉन्ग इन द आइज ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, बट इन बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट इट इज़ नॉट इलीगल, सो इट इज़ नॉट अ बेनामी ट्रांजेक्शन। बेनामी ट्रांजेक्शन ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और ब्रदर उधर अपने नाम पे परचेज किया है, तो इट इज़ नॉट अ बेनामी ट्रांजेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट, मिस्टर एक्स जो है एनआरआई है, उन्होंने परचेज किया फ्लैट 50 लाख का, जॉइंट ओनर है अपने ब्रदर के साथ, लेकिन उनकी जो सोर्सेज है वो अननोन है, मतलब जॉइंट ओनरशिप तो है लेकिन सोर्सेज अननोन है, इसलिए यहाँ पे यस इट विल बी अ बेनामी ट्रांजेक्शन। उसकी तरह इसी तरीके से नेक्स्ट जो है मिस्टर एक्स है, रेसिडेंट इंडियन है, उन्होंने प्रॉपर्टी होल्ड की है, रजिस्टर की गई है, बट इन द नेम ऑफ सम अननोन पर्सन वही अननोन फिक्टिशियस, तो यहाँ पे यस बेनामी ट्रांजेक्शन हो जाएगा। मिस्टर एक्स एनआरआई है, परचेज किया एक फ्लैट 50 लाख का इन द नेम ऑफ हिज वाइफ, अपने स्पाउस के नाम पे, और एनआरआई मतलब अपनी स्पाउस के नाम पे परचेज कर रहे हैं, प्लस सोर्सेज अननोन है, तो यहाँ पे कवर हो जाएंगे, स्पाउस के नाम पे नॉन सोर्सेज, तो नहीं, बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट, एक मिस्टर एक्स है, एनआरआई है, उन्होंने फ्लैट परचेज किया 50 लाख का, और 40 लाख उन्होंने अकाउंट पे से पे किया, पर 5 लाख जो है वो उन्होंने अननोन पर्सन के नाम से पे किया, और जो 5 लाख एक्स्ट्रा है वो कैश से दिया। तो यहाँ पर क्या है, वो अपने नाम पे परचेज कर रहे हैं, तो रॉन्ग तो कुछ नहीं है, तो 40 लाख तो वैसे अकाउंट पे से कर रहे हैं, कहीं भी रॉन्ग नहीं है। 5 लाख जो अननोन पर्सन के नाम पे है, तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, अननोन पर्सन मतलब फिक्टिशियस पर्सन आ गया, तो दिस 5 लाख बिकम्स बेनामी। उसके बाद जो नेक्स्ट है 5 लाख, नाउ दिस माइट साउंड रॉन्ग इन द इनकम टैक्स perspective, but in the perspective of Benami Property Act this is completely fine, it will not be covered under Benami। तो यहाँ पर 50 में से 40 भी सही दिए गए हैं, और ये वाले 5 कैश में दिए गए, ये भी सही दिए गए हैं, लेकिन जो अननोन
सोर्सेज से दी गई है 5 लाख, वो दैट विल बी कवर्ड अंडर द बेनामी ट्रांजेक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 हैं ये तो सिंपल से हैं कि मिस्टर एक्स ने परचेज़ किया किसी के नाम पर, उन्होंने डिनाई कर दिया ओनरशिप, बेनामी हो जाएगा, या किसी अननोन पर्सन के नाम पे लिया और वो भी बेनामी हो जाएगा, या फिर पेमेंट किसी अननोन पर्सन ने कर दी, वो भी बेनामी हो जाएगा। सो ऑल दीज एग्जांपल्स वर देयर। अब यहाँ पर कुछ केस लॉज दिए हुए हैं 5-6, सबका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा बट अलग अलग तरीके से समझाया है। तो पहला केस लॉ है भीम सिंह एंड अदर्स वर्सेस कान सिंह। सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है क्योंकि इसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग के टाइम दिए थे, तो जिससे हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है क्या वो बेनामी ट्रांजेक्शन सच में है या नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें कहा गया था वो कहा गया था जो बर्डन ऑफ शोइंग है यानी बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो बेनामी ट्रांजेक्शन जो अजर्ट कर रहा है यानी कि जो ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है कि हाँ जी ए ने एग्जाम लगाया बी पर कि ये बेनामी ट्रांजेक्शन है, तो ए के ऊपर ये बर्डन रहेगा कि ए को प्रूव करना पड़ेगा दैट बी ने जो ट्रांजेक्शन किया वो बेनामी है। सेकंड थिंग ये है कि अगर ऐसा प्रूव इफ इट इज़ प्रूव दैट परचेज मनी केम फ्रॉम अ पर्सन अदर देन पर्सन इन हुज फेवर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, मतलब एक आ गया प्राइमा फेसी या सीधा सीधा दिख रहा है कि ए ने अगर कंसिडरेशन दिया है तो माना जाएगा कि ए के बेनिफिट के लिए ही ट्रांजेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं माना जाएगा कि बी के लिए बेनिफिट के लिए हुआ है। ऑल्दो बी के नाम पे ट्रांसफर भले ही हो रही है लेकिन अगर ए ने कंसिडरेशन पे किया है तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि ए का जो बेनिफिट हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी परचेज की है ए के बेनिफिट के लिए की गई है, अनलेस द एविडेंस इज शोन इन कॉन्ट्ररी, मतलब जब तक ये बात ए प्रूव ना कर दे कि मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है ऑल तो मैंने कंसिडरेशन पे किया है, तब तक यही माना जाएगा कि ए के बेनिफिट के लिए है। अनलेस वो प्रूव कर दे कि नहीं जी ये तो बी के बेनिफिट के लिए था, वो माना जाएगा कि ए के बेनिफिट के लिए ही है क्योंकि उसने कंसिडरेशन दिया है। उसके बाद बी सी पॉइंट जो है द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ट्रांजेक्शन इज गॉन बाय इंटेंशन। अब देखिए यहाँ पर इंटेंशन बहुत मैटर करता है, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने एक फीमेल अपनी फैमिली मेम्बर के नाम पर परचेज किया अपनी वाइफ के नाम पर फॉर एग्जाम्पल, तो उसका जो एक इंटेंशन होगा वो ये होगा कि वो स्टैम्प ड्यूटी में अपना वैल्यू बढ़ा ले क्योंकि बचा ले, क्योंकि एक फीमेल को थोड़ा कम स्टैम्प ड्यूटी लगता है, तो इंटेंशन देखा जाएगा। और अगर दिख रहा है कि हाँ जी इन्होंने बिल्कुल अपना करप्शन करने के लिए या ब्लैक मनी छुपाने के लिए ही बेनामी ट्रांजेक्शन किया, इंटेंशन दिख रहा है साफ साफ, तो वो मान लिया जाएगा कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो बेनामी है। उसके बाद कुछ और चीज़ें भी बताई गई हैं जो आप इंटेंशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं, जो कि है बेसिस ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टेंस, उसके आसपास और क्या ट्रांजेक्शंस हुई हैं, उसके इर्द गिर्द और क्या से कंडीशंस बने थे, रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज, क्या पार्टीज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है या डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। जस्ट एग्जांपल आई सेड कि घर का आप हाउस हेल्प है या जो मास्टर है उनका क्या कैसा पार्टी का रिलेशन है वो मैटर करेगा। मोटिव्स गवर्निंग, वही दोबारा रिपीट हो गया कि उनका मोटिव क्या था, क्या इंटेंशन था उसका, उसके साथ वो जो ट्रांजेक्शन कर रहे थे उसका अल्टीमेट मोटिव क्या था, इन दी एंड वो क्या करना चाह रहे थे, एंड देयर सब्सिक्वेंट कंडक्ट एटसेट्रा। मतलब मान लीजिए आज के दिन उसने बेनामी ट्रांजेक्शन कवर कर लिया, अब कल को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उन्होंने उस मनी को वाइट दिखाने के लिए उसको ट्रांजेक्शन में घुमा दिया, सब्सिक्वेंट उसका कंडक्ट उसको कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन पे घुमा दिया ताकि इन दी एंड जो उसका ट्रू बेनिफिशियल ओनर है उसके नाम ही प्रॉपर्टी हो जाए। तो वो जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है वो भी देखा जाएगा ये डिसाइड करने के लिए कि दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज बेनामी और नॉट। उसके बाद वही केस 2 में भी एक ऑनर्स ऑफ प्रूफ, वही बर्डन ऑफ प्रूफ बताया गया कि उस पर जाएगा जिसने वो किया है, इल्ज़ाम लगाया है। थर्ड इंटेंशन ऑफ पार्टी, थर्ड केस लॉ में इंटेंशन ऑफ पार्टी, यहाँ पे कलरेबल एक वर्ड आया, कलरेबल मतलब क्या उस ट्रांजैक्शन को ऐसा रंग के दिखाया जा रहा है, मतलब जानबूझ के उसको ऐसा दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, मतलब इन इफेक्ट तो वो कुछ और है बट ऑन द फेस ऑफ इट चेंज करके दिखाना चाह रहे हैं, तो कलरेबल ट्रांजैक्शन है कि नहीं है वो भी आपका देखा जाएगा टू चेक वेदर योर इंटेंशन इज राइट और नॉट। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ कहा गया है कि थिक वेल, भले ही मतलब इसमें ही कहा गया है कि भले ही कोई जो जो क्राइम कर रहा है, जो बेनामी ट्रांजेक्शन में कर रहा है, ट्रांजैक्ट कर रहा है, वो भले ही एक थिक वेल के अंडर उसको कवर करे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा छुपा के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में उसको इन्वॉल्व करे ताकि जो प्रूफ करने वाला बंदा है यानी जो इल्ज़ाम लगाने वाला बंदा है उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए टू प्रूव दैट कि यहाँ पे जो बेनामी ट्रांजेक्शन है वो। लेकिन इससे सरकार ने या कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि भले ही कितना भी थिक वेल हो बट ये उसको रिलीव नहीं करता है, जो भी अक्यूज़ कर रहा है उसको रिलीव नहीं करेगा, ये जो ओनस ऑफ प्रूफ है ये जो एक्यूज़ कर रहा है उसके ऊपर रहना ही रहना है। वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है तो मैं प्रूव नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं बोल सकता है वो। अगर कितना भी आप थिक वेल है आपको प्रूव करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो केस है वो बनता है, नहीं तो केस नहीं बनता है। उसके बाद केस 5 वही फिड्यूशियरी कैपेसिटी बताया गया, फिड्यूशियरी कैपेसिटी फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी वही एग्जांपल दिया है ट्रस्टीज और बेनिफिशियरीज का, तो दिस वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट।
सो जब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है बेनामीदार की। तो बेनामीदार कोई नहीं है, बेनामीदार सिंपली आप समझिए जिसके नाम पे प्रॉपर्टी परचेज की जा रही है, जिसके नाम के कारण ये सारा बवाल हो रहा है कि हाँ भाई इसके नाम पे क्यों परचेज कर ली, वही बेनामीदार होता है। यानी कि जो लीगल ओनर बनता है प्रॉपर्टी का उसे ही बेनामीदार कहते हैं। आप सिंपल सिंपल समझिए। अब यहाँ पर फिक्टिशियन ओनर भी हो सकता है, नेचुरल ओनर भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि बेनामी ट्रांजेक्शन कवर करती हैं जो फिक्टिशियस पर्सन के नाम पे परचेज किया जाता है प्रॉपर्टी। तो अगर फिक्टिशियस पर्सन का नाम है या नेचुरल पर्सन का नाम है, वो दोनों ही बेनामीदार बन जाएंगे। उसके बाद बेंच कोई नहीं, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल की बेंच रहेगी उसे ही बेंच माना जाएगा। उसके बाद बेनिफिशियल ओनर मतलब जिसके फायदे के लिए, फॉर एग्जांपल ए ने प्रॉपर्टी परचेज की है बी के नाम, तो ए ने कंसिडरेशन दी है तो और ए के बेनिफिट के लिए ट्रांजेक्शन हो रही है, तभी वो बेनामी है। तो जो ए है वो बन जाएगा बेनिफिशियल ओनर और बी जो है वो बन जाएगा बेनामीदार, जो ऊपर हमने डेफिनेशन देखी वो। सो लीगल ओनर मतलब बेनामीदार और जो बेनिफिशियल ओनर है वो तो बेनिफिशियल ओनर। उसके 10 अ पर्सन हु एंजॉयज द बेनिफिट ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी इज द बेनिफिशियल ओनर, मतलब जो भी प्रॉपर्टी एंजॉय करेगा वो बन जाएगा बेनिफिशियल ओनर और उसके बेनिफिट के लिए ही प्रॉपर्टी हेल्ड की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है बोर्ड यहाँ पे सीबीडीटी कवर हो जाएगा। सीबीडीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स के लिए जो बोर्ड है वही यहाँ पे बोर्ड माना जाएगा। डायरेक्टर जो कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़ते हैं वही डायरेक्टर यहाँ पे डायरेक्टर माना जाएगा। एग्जीक्यूटर मतलब जो एग्जीक्यूट करता है प्रॉपर्टीज को एक दूसरे के नाम पे, जो सक्सेशन वाले एक्ट में जो करते हैं उसको एग्जीक्यूशन कहते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आज तक कोई क्वेश्चन इसके ऊपर बना नहीं है, बट आई थिंक इस पर बन सकता है। डायरेक्ट टैक्स की तरह जो कैलकुलेशन होती है वो दी गई है यहाँ पर। तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है यहाँ पे डिफाइन कर रखा है इस एक्ट में। इट मीन्स द प्राइस दैट अ प्रॉपर्टी वुड ओरिजिनली फेच ऑन द सेल इन द ओपन मार्केट ऑन द डेट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे, यानी एक ट्रांजेक्शन वाली डेट वाले दिन, जिस दिन वो बेनामी प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन अगर हम उसको ओपन मार्केट में सेल करते तो वो कितने का सेल होता, वो हो जाएगा हमारा फेयर मार्केट वैल्यू। एंड वेयर द प्राइस, और जहाँ पर प्राइस एसेटेबल नहीं है यानी कि वो मार्केटेबल नहीं है प्रोडक्ट, या फिर ओपन मार्केट में उसका वैल्यू अवेलेबल नहीं है उस दिन पे, तो उसको फिर कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे को रूल्स में प्रिस्क्राइब किया है। तो रूल 3 क्या है, इसके लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो रूल 3 में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले क्या है, द प्राइस ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर शैल बी हायर, मतलब अगर अनकोटेड इक्विटी शेयर आप समझिए अनलिस्टेड, जितना मेरे को पता है अनलिस्टेड होगा। तो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को आप कैसे क्वांटिफाई करेंगे उसका प्राइस, सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में उसको एक्वायर किया था। सेकंड, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर डिटरमिन्ड ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बाय मर्चेंट बैंक ने, या तो मर्चेंट बैंक ने कोई आपको फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के दिया है, या अकाउंटेंट ने, कैसे उन्होंने भी कैसे निकाला होना चाहिए, डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड से। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, इतना ज़्यादा डीप में मत जाइए, बस आप समझिए डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड जो कि मर्चेंट बैंकर या फिर अकाउंटेंट ने निकाला है। या फिर थर्ड, द वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है उस दिन जो इक्विटी शेयर्स है उनका वैल्यू डिटरमाइन किया गया बाय दिस मेथड। तो इन तीनों में से जो सा हायर होगा वो हम मानेंगे प्राइस ऑफ द अनकोटेड इक्विटी शेयर्स। और जो थर्ड वाला पॉइंट है इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है प्राइस निकालने के लिए, वो भी देख लेते हैं, ए प्लस बी माइनस एल। तो ए मतलब बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स, पहले आप बाकी के बैलेंस वाले असेट्स देख लें जिनको एक्सक्लूड किया गया है, वो है बी में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, बुलियन, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन्स, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। डायरेक्ट टैक्स में हम पढ़ते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कैपिटल गेन वाले चैप्टर में, तो वही वाले सारी चीज़ों के यहाँ पे नाम है। उनका प्राइस कैसे देखेंगे, उनका प्राइस ओपन मार्केट वैल्यू प्राइस से लेंगे, यानी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। और जो बाकी की चीज़ें उनकी बुक वैल्यू देखेंगे, बाकी के जो असेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू देखेंगे। इसमें भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, इन्होंने कहा है क्या क्या एक्सक्लूड करना है इसमें से। तो इसमें से जो आप बुक वैल्यू निकालेंगे बाकी असेट्स की, इनकी तो फेयर वैल्यू लेंगे इन असेट्स की, और इनके अलावा जो उनकी बुक वैल्यू लेंगे, और जिनकी बुक वैल्यू लेंगे उसमें से भी क्या क्या एक्सक्लूड करना है, इनकम टैक्स जो पे किया है ना उसको एक्सक्लूड कर देंगे, इनकम टैक्स जो पे किया है एक्सक्लूड कर देंगे, और इनकम टैक्स पहले माइनस करने से पहले उसमें से जो रिफंड आया ना उसको और माइनस कर देंगे। तो यानी इनकम टैक्स नेट ऑफ रिफंड माइनस करेंगे बुक वैल्यू में से। और उसके अलावा अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि एडवर्टीजमेंट को एक्सपेंडिचर 5 ईयर्स में राइट ऑफ करना था, लेकिन अभी उसको 3 ईयर्स हुए या 2 ईयर्स हुए हैं, तो उसका जो बचा हुआ बैलेंस होगा उसको भी आपको डिडक्ट करना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस असेट का वैल्यू। उसके बाद ये दोनों चीज़ अगर आपकी कवर हो गई, फिर हम देखेंगे अब एल का मीनिंग देख लेंगे। तो एल का मीनिंग क्या होता है, बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी बट नॉट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग अमाउंट्स, मतलब सारी लाइबिलिटीज़ का बुक वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू सारी लाइबिलिटीज़ का लेंगे, लेकिन क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे वो नीचे दिया हुआ है। यानी पहले तो पेड अप कैपिटल का कोई मतलब ही नहीं लाइबिलिटी में, तो इसको हटा देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को। उसके बाद कोई भी ऐसा अमाउंट जो हमने एज अ डिविडेंड रखा है, अलग से रखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने के लिए, अगर अमाउंट को सेट अपार्ट कर रखा है तो उसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद कोई भी रिजर्व सरप्लस को लाइबिलिटी में नहीं लेंगे, सिर्फ एक जो डेप्रिसिएशन के लिए रिजर्व या सरप्लस कुछ बना हुआ है, सेट अपार्ट किया हुआ है अमाउंट, उसको ले लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस वैसे
एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन वाला बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी में ले लेंगे। उसके बाद एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स वाला जो अमाउंट है उसको एक्सक्लूड करेंगे, मतलब लाइबिलिटी में नहीं कंसिडर करेंगे। और उसको कितने को एक्सक्लूड करेंगे, एक तो प्रोविजन माइनस रिफंड, यानी प्रोविजन नेट ऑफ रिफंड को एक्सक्लूड करेंगे, पूरे प्रोविजन को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, उसमें से पहले रिफंड डिडक्ट करेंगे, उसको एक्सक्लूड करेंगे। फिर एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग प्रोविजन मेड फॉर मीटिंग लाइबिलिटी अदर देन असर्टेन लाइबिलिटी, यानी कोई असर्टेन लाइबिलिटी है, मतलब जिसका हमें दिख रहा है सामने से लाइबिलिटी है, तो उसको तो हटा देंगे, उसको तो मतलब ऐड कर देंगे लाइबिलिटी में, लेकिन जो प्रोविजन बना है बाकी लाइबिलिटीज के लिए जिसका भी अनअसर्टेन अमाउंट है, उनका भी क्लियर नहीं है अमाउंट, तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद कंटीजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि वैसे भी नोट्स टू अकाउंट्स में आता है, बैलेंस शीट में होता ही नहीं है, तो उसको एक्सक्लूड करेंगे। अगर बैलेंस शीट में होगा तब भी एक्सक्लूड कर देंगे कंटीजेंट लाइबिलिटी को। अदर देन एरियाज ऑफ डिविडेंड, मतलब कोई अगर डिविडेंड का एरिया है जो कि क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव क्योंकि उनका पे करना पड़ेगा इन दी एंड, तो वो तो लाइबिलिटी बनेगा, तो उसको तो इंक्लूड करेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई और कंटीजेंट लाइबिलिटी है तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद पीई और पीवी, पीई कुछ नहीं है, जो भी आपकी जो हेल्ड की हुई है, मान लीजिए आपने 2000 टोटल शेयर्स है कंपनी की, फॉर एग्जांपल ऑफ 10 रुपीज़ पेड अप वैल्यू, तो कंपनी की जो बुक्स है उसमें 20,000 दिख रहा होगा, तो ये तो पीवी हो जाएगा, यानी पेड अप वैल्यू ऑफ सच इक्विटी ऑफ, ये पीई हो जाएगा, सॉरी पीई हो जाएगा, टोटल अमाउंट जो पेड अप शेयर कैपिटल है, तो 20,000 मान लीजिए पीई हो जाएगा कंपनी का। उसके बाद आपने हेल्ड किए हुए कितने शेयर, 100 शेयर्स की हेल्ड किए हुए हैं, तो उनका पेड अप वैल्यू कितना हो गया 10, तो इट इज इक्वल टू 1000। तो आपको कैसे निकालना है, ए प्लस बी माइनस एल तो कर दिया आपने, फिर मल्टीप्लाई करेंगे पी बाय पी वी, तो पी वी अपॉन पी, तो पी वी कितना हो जाएगा आपका 1000 और पी कितना हो जाएगा आपका 20,000। So this will how you calculate the fair market value of unquoted share in case there is no open market value available for that shares. तो इन तीनों में से जो भी हायर आएगा वो आपको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर वही बताया गया है, इसको मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ। फर्म का मतलब वही जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दिया गया है, और उसमें एलएलपी भी इंक्लूड हो जाएंगी। हाई कोर्ट का मतलब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इनिशिएटिंग ऑफिसर वही अपने असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स के। मेंबर मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के मेंबर या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर। नोटिफिकेशन का मतलब जानने की जरूरत नहीं है। पार्टनर, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जो पार्टनर होता है वही पार्टनर। पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप डिफाइन गई है पार्टनरशिप एक्ट में वो, और एलएलपी इसमें इंक्लूड होगा। पर्सन वही अपनी इनकम टैक्स की जेनेरिक डेफिनेशन जो होती है पर्सन की, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ऑल वो सब इंक्लूड हो जाएगा। प्रिस्क्राइब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वही सारी चीज़ें, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कॉर्पोरेल, इनकॉर्पोरेबल, और राइट ऑन इंटरेस्ट, लीगल डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ भी फालतू की जो भी चीज़ें हैं वो सब प्रॉपर्टी मान ली जाएगा। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी डेफिनेशन आप छोड़ सकते हैं। ट्रांसफर देख लीजिए, ट्रांसफर मतलब कुछ भी, सेल, परचेज या एनी फॉर्म ऑफ ट्रांसफर, एनी फॉर्म ऑफ ट्रांसफर जिससे आपने या तो उसका राइट, अधिकार, या उसका टाइटल यानी ओनरशिप, या फिर पोजेशन, उसका मतलब यूज़ करने के लिए जो उसका पोजेशन है वो, और लीन मतलब किसी के हक में आ गया वो, जैसे कि अगर कागज़ अपने लीन में रख लिए तो उसको बोलते हैं लीन में रखना, तो ये ट्रांसफर में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद अब आ जाते हैं एक्चुअल एक्ट पे। जो एक्चुअल एक्ट है वो यहाँ से ऑफ बेनामी एक्ट चैप्टर 2, इसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन, सेक्शन 3 है। बेनामी ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड, जैसे कि चैप्टर की शुरुआत में बताया था, प्रोहिबिट करता है, बिल्कुल परमिटेड नहीं है। नो पर्सन, कोई भी नहीं कर सकता है, कहीं भी नहीं कर सकता है बेनामी ट्रांजेक्शन इंडिया में। पनिशमेंट क्या है, ये तो पुरानी है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये है नई वाली पनिशमेंट। क्या है नई पनिशमेंट, जो भी गिल्टी फाउंड किया जाएगा बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए उसको क्या होगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस मतलब बामशक्कत, मतलब उसको सिर्फ बैठाने जाएगा जेल में, उसे काम भी करवाना पड़ेगा। कितना, मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 7 ईयर्स, मतलब 1 साल से लेके 7 साल की सजा हो सकती है। एंड और नहीं एंड, मतलब जेल तो होगी साथ में फाइन। फाइन कितना, 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, यानी जेल तो होगी साथ में फाइन भी भरोगे आप, 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। उसके बाद ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ते हैं प्रोहिबिशन ऑफ द राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी। मतलब मान लीजिए कोई बंदा आ गया कि अरे ये तो मेरी प्रॉपर्टी थी, अरे ये तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी, तो कल के दिन वो आ गया कि अरे मेरे साथ जागती हो गई, मेरे को नहीं पता था, ऐसा करके। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया है कि ऐसा कोई भी केस, आप ऐसा कुछ भी अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बेनामी ट्रांजेक्शन में पकड़ी गई है और हमने उनको कॉन्फिस्केट या उसको कवर कर लिया है, तो अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यही बोला गया है। नो सूट, लीगल रिकोर्स। लीगल रिकोर्स मतलब कोई भी आपके पास रिकोर्स नहीं रहेगा, कोई भी आपके पास रेमेडी नहीं रहेगी उसके खिलाफ। तो आप या तो केस कर सकते हैं ना, क्या आपके पास कोई रेमेडी है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए हुई थी। नो सूट कैन बी क्लेम्ड बाय एनी प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर बेनामी अगेंस्ट द पर्सन, मतलब किसी ऐसे पर्सन के अंदर हुज प्रॉपर्टी इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज हेल्ड, मतलब जो बेचारा बेनामीदार था अगर उसको नहीं पता तो आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पकड़ी गई है। अगेंस्ट एनी अदर पर्सन शैल लाई बाय, मतलब कोई और पर्सन के खिलाफ भी आप नहीं कर सकते। मतलब आप बेनिफिशियल ओनर थे तो आप किसी के खिलाफ
अपना केस करने का अधिकार खो बैठेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन क्लेमिंग टू द रियल ओनर, मतलब अगर आप बोलें कि हाँ भाई मैंने कंसिडरेशन दी है, मैं तो रियल ओनर हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। आपके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी नहीं बोल पाएगा कि हाँ भाई मेरे को कोई सूट केस कर दूँ या मैं कोई रेमेडी ले लूँ। तो अगर ऐसा हो गया, बेनामी में आपकी पकड़ी गई है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ना तो आप बेनामीदार के अगेंस्ट केस कर पाएंगे, ना आप किसी और पर्सन के अगेंस्ट केस कर पाएंगे, ना फिर आप किसी और को अपने थ्रू बोल दें कि हाँ जी आप केस कर लीजिए मेरे बिहाफ पे, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सेक्शन 4.2 बोलते हैं नो डिफेंस इज टेनेबल अंडर द लॉ, मतलब आप कोई भी अपने आप को डिफाइन करने के लिए या डिफेंड करने के लिए आप कुछ भी बोलें, कुछ भी नहीं चलेगा अगेंस्ट एनी पर्सन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज हेल्ड, बेनामीदार के खिलाफ या किसी और पर्सन के खिलाफ कोई आपका कोई भी डिफेंस है वो काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी लायबल टू कॉन्फिस्केशन, वही कॉन्फिस्केशन मतलब जब्त कर लेना, गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन शैल बी लायबल टू कॉन्फिस्केटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा पूरा अधिकार है कि अगर आप उनको पता चल गया कि आपकी जो प्रॉपर्टी हो बेनामी ट्रांजेक्शन की सब्जेक्ट मैटर है, तो वो उसको कॉन्फिस्केट कर लेंगे तुरंत। ये अभी अंडर सेक्शन 27 हम अच्छे से पढ़ेंगे पेज 6.28 में। उसके चैप्टर सेक्शन 6 जो है वो बताता है प्रोहिबिशन ऑन री ट्रांसफर बाय बेनामीदार, मतलब बेनामीदार फॉर एग्जांपल जैसे वो था कि एक बंदा है, उसने भी उसमें हिस्सादारी ली थी, 1 लाख रुपए लेके उनने भी उसका हिस्सा बनाया वो ट्रांजेक्शन का, वो बेनामीदार क्या है, वो चालाक बन रहा है। वो क्या कह रहा है, बेनामीदार बोल रहा है कि मैं वापस से बेनिफिशियल ओनर या फिर मैं कोई एक थर्ड पार्टी है उसके नाम पर मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, ताकि मेरा इस केस से कोई मतलब ही नहीं रहे। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन लगाया गया कि अब बेनामीदार के पास ये अधिकार नहीं रहेगा कि वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दे प्रॉपर्टी। सो नो पर्सन बीइंग अ बेनामीदार शैल री ट्रांसफर मतलब होता है कि वापस से बेनामीदार को बेनिफिशियल ओनर को ट्रांसफर कर देना, या फिर वापस से जिससे उन्हें परचेज की थी जो ओरिजिनल बायर सेलर था उसको नहीं, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप अधिकार खो बैठेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बेनिफिशियल ओनर शैल बी नल एंड वॉइड, मतलब यहाँ पर ये पहले वाला तो यहाँ पे कवर हो गया, ओरिजिनल सेलर के नाम पे अगर आप रीट्रांसफर करो वो नहीं हो पाएगा। फिर सेकंड में कवर कर लिया बेनामी बेनिफिशियल ओनर को, तो बेनिफिशियल मतलब ओनर जिसने कंसिडरेशन दिया था, अगर आप चाहते हो कि आप उसके नाम पे ट्रांसफर कर दो प्रॉपर्टी बाद में, तो नहीं, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, उस ट्रांजेक्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो शुरुआत से ही नल एंड वॉइड कंसिडर हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर स्कीम ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, अब यहाँ पर एक 2016 में मोदी जी ने निकाला था कि हाँ भाई अगर आपके पास कोई भी अनडिस्क्लोज इनकम है तो आप उस पर 45% टैक्स भर के उसको आप वाइट करवा सकते हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो प्रोविजन ऑफ 1.2 शैल नॉट अप्लाई टू ट्रांसफर मेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ 190 ऑफ, यही है 190 प्रोविजन जो है, यही वाला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अनडिस्क्लोज इनकम वाला ही है। तो ये जो 2 सेक्शंस हैं ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। अगर ऐसे दिखाकर फिर यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था और उस पर टैक्स भरा गया था लीगली प्रॉपर जैसे कि स्कीम में बताया गया था उस तरीके से, तो फिर आपके साथ ऐसी ज़्यादती नहीं होगी, ये सब ट्रांजेक्शन आपकी प्रॉपर हो जाएंगी, नल एंड वॉइड नहीं कंसिडर की जाएंगी, ये वाली भी जो ट्रांजेक्शन है ये भी आपकी वैलिड कंसिडर की जाएगी। यहाँ पर यही कहा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं अपने एक्ट में। तो जो कंपिटेंट अथॉरिटी हैं वो सेक्शन 5(1) स्मगलर्स फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो यहाँ पे ए, मतलब कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर अभी ए कंस्टिट्यूट नहीं होता है या गवर्नमेंट ए कंस्टिट्यूट नहीं करती है स्पेसिफिकली, तो उनको किसी और एक्ट के अंडर जो ए कंस्टिट्यूट हुई है उसी को रेफरेंस दे देते हैं कि वो वाली जो ए है वही आपके लिए भी ए कंसिडर की जाएगी। तो बेनामी प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही हुआ है कि जो स्मगलर और फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर वाला एक्ट है उसके जो ए है वो भी यहाँ पर भी ए माने जाएंगे। अब उसके बाद 8 to 17 एक्ट सेक्शंस को ओमिट किया गया है। अब सेक्शन 18(1) के अथॉरिटीज़ बताते हैं इनिशिएटिंग ऑफिसर के रहेंगे असिस्टेंट कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर जो कि इनकम टैक्स के होते हैं। फिर अप्रूविंग अथॉरिटी जो कि सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर और सीनियर जॉइंट कमिश्नर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर इनकम टैक्स ऑफिसर ITO। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जुरिसडिक्शन क्या रहते हैं ये अभी आप एक बस रीड थ्रू कर लीजिए, इससे थोड़ा MCQ बन सकता है कि कौन से जो ऑफिसर हैं वो क्या कर सकते हैं। तो इनिशिएटिंग ऑफिसर जो होते हैं वो क्या करते हैं, नोटिस और अटैचमेंट, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी जो उनको लगती है कि बेनामी एक्ट के अंडर कवर हो रही है तो उसके लिए वो नोटिस भेजेंगे और बाद में उसमें अटैचमेंट लगाएंगे। अटैचमेंट मतलब उसको बंधन कर देंगे कि अब आप इसको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, इसको रिलोकेट नहीं कर पाएंगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। तो ये सब जो काम करेगा वो इनिशिएटिंग ऑफिसर करेगा। अप्रूविंग अथॉरिटी मतलब नोटिस टू फर्निश एविडेंस, यानी कि अप्रूविंग अथॉरिटी वो होती है जो आपको कहती है कि आप एविडेंस प्रोवाइड कराइए कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है ये सही है, ये जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी है, उसकी जो एविडेंस रिक्वायर करते हैं वो अप्रूविंग अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब पोजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, मतलब जब कोई बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है किसी केस में तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कॉन्फिस्केट करती है। जब उसको कॉन्फिस्केट करते हैं तो उसका जो पोजेशन होता है और जो उसका मैनेजमेंट करेंगे वो कौन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। उसके बाद एडजुडिकेटिंग
अथॉरिटी कौन होंगे? जो कॉन्फिस्केट और वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो कॉन्फिस्केट करेंगे और वेस्ट करेंगे। मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर है वो पोजेस करेंगे और मैनेज करेंगे, और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो एक्चुअली में जाकर उसको कॉन्फिस्केट करके लाएंगे या कॉन्फिस्केट करके आएंगे, और उसके जो राइट्स हैं वो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास वेस्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ उसका टेक केयर करना है, उसको जो मैनेज है वो करना है। अपीलेट ट्रिब्यूनल वही जो उसके हियर अपील हियर करेंगे, किसके अगेंस्ट? अपीलेट अथॉरिटी, यानी इन्होंने कोई ऐसा बोला, कोई ऐसा केस लगाया कि उसको यानी कि अटैच कर दिया या फिर उसको कॉन्फिस्केट कर दिया, तो उसके खिलाफ जो केस जाएंगे वो अपीलेट ट्रिब्यूनल हियर करेगा। अब हम देखेंगे पावर ऑफ अथॉरिटीज़। अब पावर ऑफ अथॉरिटीज़ क्या क्या है? तो पावर्स वही हैं जो सिविल कोड की होती हैं, बहुत ही जनरल वाली बातें हैं। डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, एनफोर्सिंग अटेंडेंस की, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करवा लेना, कमीशन इशू कर देना, एविडेंस मंगवा लेना एफिडेविट्स पर, या और भी मैटर्स। उसके बोला गया है कि जो पर्सन है वो समन कर रहा है, अथॉरिटीज़ जो समन कर रही हैं, तो उस पर्सन के लिए वो बाउंड रहेगा, मतलब उसको आना ही पड़ेगा। अगर किसी भी अथॉरिटी ने एक इंसान को समन भेजा है कि आप आइए सामने प्रेजेंट होइए, तो उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा, ही विल बी बाउंडेड बाय दैट। उसके बाद बोला गया डीम्ड जुडिकल प्रोसीडिंग, मतलब अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो ऐसा माना जाएगा जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो आपको एक प्रॉपर मैनर में आना पड़ेगा। ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो एज अ जज जैसे करते हैं वैसे ही हो रहा है, आपको प्रॉपर आना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप मुंह उठा के आ गए। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ पुलिस, मतलब अगर आप कोई भी काम हो रहा है, अथॉरिटीज़ कुछ भी काम कर रही हैं बेनामी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग में, तो वो पुलिस की मदद ले सकती हैं जहाँ भी उनको लगता है कि ज़रूरत है। उसके बाद कहा गया है रिपोर्टिंग एंटिटी का मीनिंग। रिपोर्टिंग एंटिटी का मीनिंग वही है, हम पीएमएलए में ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जो भी बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वहाँ पे बैंक अकाउंट में, किसी के बैंक अकाउंट में कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये रिपोर्टिंग एंटिटी यानी कि उस बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फर्ज बनता है कि वो रिपोर्ट करें रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को कि ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सो दैट अथॉरिटीज़ उसको इन्वेस्टिगेट कर पाएँ और पता लगा पाएँ कि क्या चीज़ें हो रही हैं इलीगल या कोई भी फ्रॉडुलेंट चीज़ें हो रही हैं, तो दे कैन चेक दैट। तो वही बताया गया, और उसके बाद इंटरमीडियरी को एक्सप्लेन किया गया है, बैंक्स, वो पीएमएलए वाला जो मीनिंग है वही। उसके बाद कहा गया है कि जो अथॉरिटीज़ हैं अपने बेनामी प्रॉपर्टी वाले एक्ट में, उसमें जो ऑफिसर्स हैं, बाकी ऑफिसर्स हैं जो अदर एक्ट के, उनकी भी असिस्टेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हो गए, कस्टम या एक्साइज डिपार्टमेंट के जो अथॉरिटीज़ हो गए, ऑफिसर्स हो गए, नारकोटिक्स ड्रग्स डिपार्टमेंट के, स्टॉक एक्सचेंज के, आरबीआई के, पुलिस, या फेम एक्ट के अंडर जो भी अथॉरिटीज़ हैं, सेबी एक्ट के अंडर जो भी ऑफिसर्स हैं, ये सब का असिस्टेंस ले सकता है हमारा अथॉरिटी जो कि है बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट वाले। उसके बाद कहा गया है पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट में, वो वाली अथॉरिटीज़ क्या क्या इन्फॉर्मेशन मंगवा सकती हैं, कैसे कैसे मंगवा सकती हैं। तो कॉलिंग ऑफ ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग एंड मेंटेनिंग बुक्स ऑफ, इसका मतलब है कि जो भी ऑफिसर है उस एंटिटी का या उस पर्सन का जो भी ऑफिसर है मेंटेन कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स, जो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारे इनिशिएटिंग ऑफिसर, अप्रूविंग अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि वो उनसे वो वाली बुक्स मंगवा सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप अगर रिस्पॉन्सिबल हैं तो हमारे सामने वो प्रेजेंट कीजिए। उसके बाद कहा गया फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय ऑफिसर, मतलब जिस ऑफिसर से मंगवाया था, इन सब लोगों ने जिस ऑफिसर को कहा था बुक्स लाइए, तो उनकी ड्यूटी बनेगी कि वो इन्फॉर्मेशन इनको ला के दे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन रूल जो कहता है वो कहता है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि जो भी उनके पास रिकॉर्ड्स आते हैं, एक एसएफटी होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो जो वो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें रिपोर्ट करना होता है, एक पर्टिकुलर सीलिंग दी जाती है उसमें कि इतनी इससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन होगी तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, तो बैंक्स को, तो वो बैंक जब रिपोर्ट करेंगे तो इट इज़ अ रिपोर्ट ड्यूटी ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की वो वहाँ पर उनको भी दें, यहाँ पे लिखा इनकम टैक्स अथॉरिटी आईओ को, यानी कि इनिशिएटिंग ऑफिसर को स्टेटमेंट देंगे 15 दिन के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। उसके बाद कहा गया है पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स, इम्पाउंड मतलब जब्त कर लेना, मंगवा के अपने पास रख लेना। वेयर एनी बुक्स ऑफ, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं वो अथॉरिटीज़ के पास प्रोड्यूस हुई हैं और अथॉरिटीज़ को रीज़न लगता है, मतलब उनको लगता है कि यहाँ पर एक रीज़न है कि हम इसे अम्पाउंड और रिटेन कर लें, उन्हें लगता है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं या कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को इम्पाउंड और रिटेन कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सटीडिंग 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। मतलब आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन हम गए, हमने देखा वो प्रॉपर्टी जो है हमें लग रहा है बेनामी है, तो हमने पूरा पक्का नहीं पता लेकिन थोड़ा बहुत हमें शक है, तो हमने उसे अटैच कर दिया कि कहीं ये बेच ना दे, कहीं इसको ट्रांसफर ना करे, तो वहाँ अटैचमेंट किया। तो जिस दिन ट्रांसफर अटैचमेंट का ऑर्डर आया कि आज इस प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं हम लोग, उससे लेकर 3 महीने तक आप उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इम्पाउंड और रिटेन कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया है कि ऑर्डर ऑफ
पीरियड ऑफ अटेंशन मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स और एक्सटेंड हो सकता है, 3 मंथ से ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है, जहाँ अथॉरिटी अपना एक रीज़न दे देती है इन राइटिंग। मतलब अथॉरिटी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके पास पावर है कि वो 3 मंथ से ज़्यादा के लिए भी रख सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो राइटिंग में अपना रीज़न रखें। उसके बाद कहा गया है कि अप्रूवल बिफोर इम्पाउंडिंग, ये जो इम्पाउंड कर रहे हैं इससे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो सीनियर अथॉरिटी है, उनको तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर कोई भी अप्रूविंग अथॉरिटी है तो 15 डेज़ के अंदर जब वो इम्पाउंड कर रहे हैं अप्रूवल ज़रूर ले लें अप्रूविंग अथॉरिटी से। मतलब अगर ए ले रहे हैं यानी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, देयर आर सीनियर लेवल, बट अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर ले रहे हैं तो उनको अप्रूविंग अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा 15 डेज़ के अंदर, जिस दिन उन्होंने पहला इम्पाउंड किया है। और उसके बाद उनको फर्दर अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी अगर वो इनिशियल पीरियड जितने के लिए उन्होंने इम्पाउंड किया था उसको एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, तो भी उनको बिफोर एक्सपायरी उसका एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। उसके बाद पीरियड बताया हुआ है, इन नो केस, किसी भी हालत में आप 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। आज आपकी प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई तो 30 डेज में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वापस करने पड़ेंगे। उसके बाद ऑब्टेनिंग ऑफ कॉपीज वेरी जेनरिक बात है, अगर आप बुक्स ले रहे हैं किसी की तो जो वो बंदा है जिसके वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो उसकी कॉपीज वहाँ पे आपसे मंगवा सकता है, तो आपको उसकी कॉपीज देनी पड़ेगी। क्योंकि रिटर्न ऑफ बुक्स, और यहाँ पे कहा गया है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो भी आपने इम्पाउंड की थी वो आपको जिससे लिया था उसी को वापस करना पड़ेगा, अनलेस कंडीशन ये है कि अगर चाहे तो अप्रूविंग अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी सीनियर ऑडिटर अथॉरिटी जो भी परमिट, अगर वो परमिट कर दें तो आप किसी और पर्सन को भी दे सकते हैं। उसके बाद कहा गया है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास पावर है कि वो इंक्वायरी कंडक्ट करा लें। तो इनिशिएटिंग ऑफिसर बताया थोड़ा लोअर लेवल के होते हैं, तो इनको प्रायर अप्रूवल लगेगा अप्रूविंग अथॉरिटी का कि आप जो अगर इनको लगता है कि ऐसा कुछ दिक्कत है उसमें अकाउंट्स में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो कंडक्ट कर सकते हैं इंक्वायरी या फिर एक इन्वेस्टिगेशन ऑन बेस्ड ऑन किसके ऊपर, उसके ऊपर, पर्सन के ऊपर, प्लेस के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, असेट के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स अकाउंट्स और एनी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, उस सब पे इंक्वायरी और इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो है अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन। अटैचमेंट का मतलब कि उसके ऊपर बंधन लगा देना कि आप उसको बेच नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। एडजुडिकेशन मतलब उसके ऊपर कार्रवाई करना, कैसे कैसे चीज़ें चलाना। और कॉन्फिस्केट मतलब जब्त कर लेना, मतलब कार्रवाई में अगर साबित हो गया कि जी हाँ ये बेनामी प्रॉपर्टी हुई है, ट्रांजेक्शन हुई है, ये ट्रांजेक्शन बेकार गलत तरीके से हुई है, तो फिर कॉन्फिस्केट कर लेंगे। तो तीनों चीज़ें यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले तो नोटिस एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब सबसे पहले अटैचमेंट ही करेंगे, सबसे पहले कार्रवाई यही करेंगे ना कि अपनी प्रॉपर्टी को अटैच करा लो, अपना सेफगार्ड तो कर लो कि कल के दिन वो प्रॉपर्टी बेच बाज के भाग ना जाए। तो सबसे पहले अटैच ही करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नोटिस देंगे अटैचमेंट के लिए और फिर अटैच करेंगे। तो पहला क्या बोलता है 24(1) सेक्शन की इशू ऑफ नोटिस टू बेनामीदार। सबसे पहले बेनामीदार, क्योंकि वही लीगल ओनर है, हमें उसी का नाम पता है, प्रॉपर्टी में उसी का नाम है, तो सबसे पहले उसको बेनामीदार को एक नोटिस इशू कर देंगे। तो जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है उसके पास रीजन है बिलीव करने के लिए, जो बेनामीदार है उनको एक नोटिस दे देंगे कि अपने भैया हमें ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है इट इज़ अ बेनामी प्रॉपर्टी, तो आप बताइए, शो कॉज कीजिए। शो कॉज नोटिस मतलब बताइए कि हम क्यों ना माने ऐसा। उसके बाद है कि जो इसका कॉपी है, जो नोटिस यहाँ पे गया था बेनामीदार को, उसका सेम नोटिस का कॉपी बेनिफिशियल ओनर को भी जाएगा, क्योंकि जब डिपार्टमेंट को पता चलता है कि ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन हुई है तो उनको ये पता होगा कि बेनिफिशियल ओनर कौन है, तभी तो उन्होंने उसको बेनामी कंसिडर किया। तो वो बेनामी ओनर को भी अगर उसकी आइडेंटिटी नोन है तो वो बेचेंगे, अगर नहीं आइडेंटिटी नोन है या फिर वो फिक्टिशियस पर्सन है यानी कहीं से फिक्टिशियस सोर्स से अमाउंट आया है, कंसिडरेशन आया है, तो नहीं बेच पाएंगे। नहीं तो अगर नोन है तो वो वहाँ पर भी कॉपी भेजेंगे। उसके बाद कहा गया अटैचमेंट ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। अब कहाँ कहाँ पर अटैचमेंट हो सकता है, कैसे अटैचमेंट हो सकता है, तो जहाँ पर इनिशिएटिंग ऑफिसर यानी छोटे वाले जो ऑफिसर हैं उनको ओपिनियन है कि बेनामी जो है वो एलिनिएट कर देगा। एलिनिएट मतलब अपने आप से दूर कर देगा, अपने आप से दूर कैसे, ट्रांसफर करके या उसको बेच कर, इन एनी वे अगर वो अपने आप से दूर कर दे, एलिनिएट कर देगा, तो ही में प्रीवियस अप्रूवल चाहिए होगा। मैंने आपको बताया इनिशिएटिंग ऑफिसर छोटे लेवल के होते हैं तो इनको अप्रूवल लगता था, अप्रूविंग अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। पिछले पेज पे भी आपने देखा था अप्रूविंग अथॉरिटी का अप्रूवल इनको हर जगह लग रहा था। तो ये प्रोविजनली अटैच कर देंगे। प्रोविजनली मतलब भी कुछ पक्का नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करने के चक्कर में उन्होंने कर दिया है। अब बाद में उसको प्रोविजनली मतलब उसको प्रोविजनल को या तो परमानेंट करेंगे या फिर उसको हटा देंगे अटैचमेंट को। तो फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, मतलब 90 डेज के लिए लगा सकते हैं फ्रॉम द लास्ट डेट। मतलब कहाँ से, जब जब यहाँ पे अटैचमेंट हो गया ना, अटैचमेंट का मंथ पूरा कंप्लीट करके जो अटैचमेंट के मंथ का लास्ट डेट है वहाँ से 90 डेज के अंदर इसको आप प्रोविजनली अटैच करवा सकते हो। उसके बाद क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, इनिशिएटिंग ऑफिसर जो है वो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब नेक्स्ट सेक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। तो चीज़ ये है कि अब एक फ्लो समझिए चैप्टर का कैसे है कि सेक्शन 22 में जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है वो इम्पाउंड कर लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन्होंने मंगवाई थी और उसमें डिस्क्रिपेंसी फाउंड की और उन्होंने इम्पाउंड कर ली बाय द अप्रूवल ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब उन्होंने क्या किया, सेक्शन 23 में उसको इंस्पेक्टर इंक्वायर किया। मैं बुक से भी आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ। सो 22 सेक्शन नंबर
तो 22 में क्या किया था, इम्पाउंड किए थे डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद सेक्शन 23 में इंक्वायर और इंस्पेक्ट किया, तो ये रहा पावर ऑफ अथॉरिटी टू कंडक्ट इंक्वायरी, उन्होंने इंक्वायरी की और इंस्पेक्शन किया। फिर सेक्शन 24 में क्या किया उन्होंने, डिस्क्रिपेंसी मिली तो शो कॉज नोटिस भेजा, तो ये देखिए सेक्शन 24 में नोटिस भेजा बेनामीदार को, बेनिफिशियल ओनर को। उसके बाद 24(3) में क्या किया, 24(3) में उन्होंने कर दिया प्रॉपर्टी को इमीडिएटली अटैच। तो ये जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है इन्होंने अटैच कर दिया प्रॉपर्टी को अप्रूविंग अथॉरिटी की अप्रूवल लेके। उसके बाद क्या किया, सेक्शन 24(4), अब जो हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं 24(4), अब समझिए, फिर मैं आपको दोबारा से चार्ट में दिखाऊंगा। तो 24(4) में क्या होता है, 24(4) में क्या हुआ कि हम 24(3) का रेफरेंस लेते हैं कि 24(3) में क्या प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया गया है। तो इनिशिएटिंग ऑफिसर ने या तो प्रोविजनली अटैच किया होगा या नहीं किया होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, अगर 90 डेज़ के अंदर या तो उसको प्रोविजनली अटैच करा तो हम देखेंगे जो प्रोविजन अटैच हुआ है क्या उस पर अप्रूविंग अथॉरिटी की अप्रूवल मिल गई है, उसके बाद हम उस क्या, और दूसरा या फिर हम उसको रिवोक कर देंगे। अगर हमें लगा कि नहीं नहीं ऐसे बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है तो जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है वो इसको रिवोक कर देंगे प्रोविजनल अटैचमेंट को, अगर किया है पहले से तो। और दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि अगर प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ ही नहीं है तो हम उसको प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं विद इन दिस 90 डेज प्रायर अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी के साथ। और अगर हमें लगता है कि सब कुछ सही है 90 डेज़ के अंदर, हमें लगता है नोटिस जो दिया था उसके जो रिप्लाई में सब कुछ सही लगा हमें, तो हम उसको अटैच करेंगे ही नहीं, ना पहले किया था ना आप करेंगे। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन के लिए टाइम का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, अगर 90 डेज़ जो है अगर वहाँ पे कोई स्टे लेके आया किसी कोर्ट का तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे टाइम को, उसको नहीं माना जाएगा, 90 डेज़ उसको एक्सक्लूड करके गिने जाएंगे। उसके बाद अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास ये जो प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो रही है, मान लीजिए कंप्लीट हो रही है एकदम एंड में आके, मतलब एक्सक्लूड करने के बाद बचते तो 25 डेज़ रहे हैं, लेकिन 25 डेज़ लास्ट में बच रहे हैं तो वो कम रहेगा टाइम, तो इसलिए क्या कहा गया है कि 30 डेज़ तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जो प्रोसीडिंग्स थी वो चल रही थी, बीच में स्टे लग गया, अब स्टे लगने से पहले पहले जो पीरियड खत्म हो चुका था दैट वाज 65 डेज़, अब प्रोसीडिंग्स चली तो यहाँ पर तो नहीं गिना जाएगा, बट बाद में कितने डेज़ और बचेंगे 25 डेज़, तो 25 डेज़ नहीं, इट इज़ लेस देन 30 डेज़। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर एक्ट कहता है कि अगर यहाँ पर ये जो स्टे लगा है इसके बाद अगर 25 डेज़ बच रहे हैं तो ये इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा 30 डेज़, ऑल्दो टोटल 95 आ जाएगा बट फिर भी इसको 30 डेज़ टू एक्सटेंड किया जाएगा। उसके लास्ट में ये बोलते हैं कि अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर जो इमीडिएटली आफ्टर एक्सक्लूजन जो पीरियड है, अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अटैच करवाना है तो वो अगर 7 डेज से कम है, जो उनको नोटिस भेजना है, जो नीचे नोटिस भेज रहे हैं इसके लिए अगर डेज कम है तो 7 डेज से उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि चार्ट में देखिए, प्रोविजनली अटैच कर दिया तो कंफर्म करेंगे, रिवोक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कंफर्म किया है तो फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। तो 24(5) यही कह रहा है कि वेयर इनिशिएटिंग ऑफिसर पासेस एन ऑर्डर कंटिन्यूइंग द प्रोविजनल अटैचमेंट, यानी या तो पहले नहीं किया था और अब कर दिया, या पहले नहीं किया था अब कर दिया, और पहले भी किया था और अब उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इन दोनों ही केसेस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि हमने प्रोविजनली अटैच कर लिया इस प्रॉपर्टी को। और इंटीमेशन का डेज रहेगा 15 डेज, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 7 डेज अगर कहीं स्टे वगैरह लगा था। तो ये देखिए यहाँ पर जो पैराग्राफ है इसी बारे में बात करते हैं। उसके बाद कहा गया है सर्विस ऑफ नोटिस, मतलब नोटिस कैसे सर्व किया जाएगा। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को, फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर को या मैनेजर को, एचयूएफ है तो कर्ता या अदर मेंबर को, कंपनी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर को, या इसी तरीके से। उसके बाद कहा गया एडजुडिकेशन कैसे होएगा, एडजुडिकेशन मतलब कैसे उस पर कार्रवाई चलाई जाएगी। तो कार्रवाई चलाने के लिए सबसे पहले नोटिस इशू किया जाएगा। नोटिस किस किस को दिया जाएगा, बेनामीदार को, बेनिफिशियल ओनर को, एनी इंटरेस्टेड पार्टी यानी बैंकिंग वगैरह या बैंक वगैरह जो भी इन्वॉल्व हुए थे उनको, या उसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन जो बोल रहा है कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, ना तो बेनिफिशियल ओनर की है ना बेनामीदार की, मेरी है, तो उस पर्सन को भी नोटिस दिया जाएगा कि हाँ ये ऐसे एजुकेशन हम कर रहे हैं। तो ये नोटिस कब तक दिया जाएगा, विद इन द 30 डेज दिया जाएगा जब भी रेफरेंस मिला। तो कौन सा रेफरेंस वही वाला 24(5) वाला जो रेफरेंस है, यहाँ पर जो रेफरेंस दिया गया था बाय इनिशिएटिंग ऑफिसर, इसी रेफरेंस की बात हो रही है। तो बस ये नोटिस दिया जाएगा तो 30 डेज़ के अंदर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नोटिस अगर, हाँ यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट बोला गया है, अगर जो प्रॉपर्टी है उसके जॉइंट ओनर्स है, मोर देन 1 ओनर्स हैं, तो उन सबको दिया जाएगा नोटिस इंडिविजुअली। लेकिन अगर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी के 3 ओनर है और 2 को दे दिया, एक को नहीं दे पाए किसी कारण से, तो वो नोटिस इनवैलिड नहीं हो जाएगा, जस्ट बिकॉज हमने थर्ड पर्सन को या थर्ड वाले जो पार्टी है उसको नहीं दिया, इस कारण से वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा, वो फिर भी वैलिड रहेगा। उसके बाद कहा गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब नोटिस दे देगी तो उसके बाद और क्या कर सकती है, तो शाल आफ्टर या तो कंसिडर करेंगे रिप्लाई को, जो नोटिस उन्होंने सेक्शन 1 में दिया है, सब सेक्शन 1 में 4 लोगों को, उन चारों के जो रिप्लाई आएंगे उनको कंसिडर करेंगी। उसके बाद वो इंक्वायरी या अदर एविडेंस में मंगवा सकती हैं कि हाँ भाई हमें और इंक्वायर करना है इस मैटर में। उसके बाद टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रेलेवेंट मटेरियल, जो भी मटेरियल इंपॉर्टेंट थे और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सब बातें सुनने की, सब दलीलें सुनने के बाद, सबकी बातें जो भी सुननी थी वो सुनने के बाद, द इनिशिएटिंग ऑफिसर एंड, तो बेनामीदार की भी बातें सुनेंगे, इनिशिएटिंग ऑफिसर की भी सुनेंगे कि भैया क्यों आपने प्रोविजनली अटैच किया है, एंड पास एन ऑर्डर, उसके बाद पास कर देंगे ऑर्डर
ऑर्डर क्या, या तो बोलेंगे कि बेनामी जो प्रॉपर्टी है बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है और अटैचमेंट को हटा दीजिए, अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर और होल्डिंग द प्रॉपर्टी एज बेनामी है, कहेंगे हाँ हाँ ये प्रॉपर्टी तो बेनामी प्रॉपर्टी है और फिर कंफर्म कर देंगे और उसका अटैचमेंट फिर प्रोविजनल नहीं परमानेंट हो जाएगा। उसके बाद बोला गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा हो सकता है अगर प्रॉपर्टी है, उसका एक लैंड है, उसके दो हिस्से हैं, तो एक जो है वो तो है बेनामी, दूसरा सही सही है, तो सिर्फ एक को ही आइडेंटिफाई करेंगे, इस प्रॉपर्टी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, सिर्फ इस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर केस चला जाएगा अगर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है तो। उसके बाद क्या है प्रोविजनल अटैचमेंट, तो मतलब अगर कोई नई प्रॉपर्टी भी मिल जाती है, अगर अदर देन अ प्रॉपर्टी, जो इनिशिएटिंग ऑफिसर ने कहा था कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी जो है बेनामी है, अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता है या एडजुकेटिंग अथॉरिटी को पता चल जाता है कि नहीं नहीं इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है वो भी बेनामी है, तो जो एडजुकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई चला लेगी, भले इसके कि वो उन्होंने इनिशिएटिंग ऑफिसर ने नहीं बताई तब भी वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई चला देंगे। उसके बाद क्या है एडिशन और स्ट्राइकिंग ऑफ नेम, मतलब या तो जैसे जॉइंट ओनरशिप है या कोई भी 3-4 पार्टीज इन्वॉल्व है, तो अगर गवर्नमेंट एडजुकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि वो पार्टी इन्वॉल्व नहीं है तो वो उसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकती है, या एडजुकेटिंग अथॉरिटी को ड्यूरिंग इट इंक्वायरी पता चलता है कि हाँ भाई ऐसा भी एक कोई पर्सन है जिसका नाम नहीं है बट होना चाहिए था, तो उसको ऐड भी कर सकते हैं। सो दीज आर द पावर्स ऑफ एडजुकेटिंग अथॉरिटी। उसके बाद कहा गया है कि टाइम लिमिट दी गई है फॉर पासिंग द ऑर्डर, तो पासिंग ऑफ ऑर्डर की लिमिट जो दी गई है वो है 1 ईयर फ्रॉम द मंथ इन द रेफरेंस ऑफ नेट। जब इनिशिएटिंग ऑफिसर हमारे पास आए थे, एडजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जब आए थे, तो उस दिन से लेकर उस दिन उस वाले मंथ के एंड से लेकर, यानी कि अगर एडजुडिकेटिंग इनिशिएटिंग ऑफिसर हमारे पास आया था 24 फरवरी 2022, तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके पास कितना टाइम रहेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, मतलब 28 फरवरी से 22 से लेके 1 ईयर तक का टाइम रहेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर 27 टू 23 इतना टाइम रहेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अपना ऑर्डर पास करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया यही अगर स्टे वगैरह लग गए तो कैसे कैसे एक्सटेंड होगा, 60 डेज मिनिमम टाइम उनके पास होना चाहिए अगर स्टे के बाद नहीं बचता है, और स्टे वाला टाइम तो एक्सक्लूड होता ही है हर जगह। उसके बाद कहा आगे अगर बेनामीदारी और कोई भी पर्सन है जो बोल रहे हैं कि हम ओनर है प्रॉपर्टी के, तो वो अपने खुद भी आ सकते हैं इस चीज़ के लिए बहस करने के लिए, या इस चीज़ का जो भी केस बनेगा उसके बोलने के लिए, या फिर वो असिस्टेंस भी ले सकते हैं किसका, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अब ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन हो सकता है, या तो बेनामीदार का एम्प्लॉय है, या कोई शेड्यूल बैंक का ऑफिसर है, या एक लीगल यानी लॉयर है, या फिर अकाउंटेंसी एग्जाम यानी CA चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी कुछ है, या फिर कुछ किसी ने कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन ली एजुकेशनल जो उसको एलिजिबल बनाते हैं ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कॉन्फिस्केशन ऑफ वेस्टेड प्रॉपर्टी। अब देखेंगे यहाँ पे चार्ट में फिर वापस आ जाइए, तो क्या हुआ, इनिशिएटिंग ऑफिसर ने बुक्स इंपाउंड की, इंपाउंड करने के बाद बुक्स को देखा, इंस्पेक्ट किया, इंक्वायर किया, डिस्क्रिपेंसी मिली, उसके बाद शो कोज नोटिस दिया कि हाँ जी हम क्यों ना आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दें, फिर प्रोविजनली उसको अटैच भी कर दिया इमीडिएटली। उसके बाद उस अटैचमेंट को इधर कंफर्म और रिवोक किया इनिशिएटिंग ऑफिसर ने ही, बट वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद ही करेगा दोनों चीज़ें, तो ये सेक्शन 24(3) और 24(4) में करेगा। उसके बाद 24(5) में वो रिपोर्ट करेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फिर उसके बाद इंक्वायर करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगी, और यहाँ पर देखिए सेक्शन 27 में वो उसको कॉन्फिस्केट कर लेंगे अगर उनको पता लगता है या उनको कंफर्म हो जाता है कि जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी प्रॉपर्टी है। इसको अभी यहीं तक रखते हैं, कॉन्फिस्केशन हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो ये मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ और नेक्स्ट पार्ट इसका मैं कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा, तो आपका बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इस वीकेंड पर मैं आपके लिए रेरा का एक्ट भी रिकॉर्ड कर दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसके अलावा आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, तो मैं जब नेक्स्ट रिकॉर्ड करूँ तो मैं उन सब चीज़ों का ध्यान रख पाऊँ। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।